डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। बेटा, आज का आपका टॉपिक है समाजीकरण के माध्यम या समाजीकरण के अलग अलग साधन। इसे हम कह देते हैं एजेंसीज या एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसके रिगार्डिंग मैं पहले आपको एक वीडियो भेज चुकी हूँ। उस वीडियो में भी यही टॉपिक समझाया गया है। आज मैं आपको वो सेम पॉइंट्स थोड़ी और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं समाजीकरण के माध्यम या साधन। सामाजिक नियमों के अनुसार जब कोई व्यक्ति व्यवहार करना सीख लेता है तो उसे समाजीकरण कहा जाता है। और अलग अलग माध्यम या साधन जिनके द्वारा यह प्रक्रिया पूरी होती है उनके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। इनमें पहला आ जाता है बेटा परिवार। परिवार एक प्राथमिक समूह है। पहला वो ग्रुप है, पहली संस्था है जो बच्चे को शिष्टाचार सिखाती है, मैनर्स सिखाती है, नैतिकता सिखाती है। एक परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्यार, दुलार, सहयोग जैसी भावनाएं रहती हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि। माँ बाप के व्यवहार के दो पहलू होते हैं, ये पहलू समझने जरूरी हैं। माँ बाप के जो बच्चों के प्रति व्यवहार है उसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है हार्दिकता विद्वेष और दूसरा पहलू कहलाता है प्रतिबंधकता अनुज्ञात्मकता। ये थोड़े मुश्किल वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, मैं आपको बताती हूँ इनका मीनिंग। हार्दिकता का मतलब होता है, जैसे हम कुछ पेरेंट्स को देखते हैं कि वो अपने बच्चों के प्रति बहुत ही स्नेह वाला व्यवहार करते हैं, बच्चों की बात सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं, उनके प्रति वो अफेक्शन या स्नेह वाला व्यवहार रखते हैं, हार्दिकता वाला व्यवहार रखते हैं। तो जो ऐसे बच्चों के माँ बाप होते हैं वो उन्हें गाइडेंस तो देते ही हैं, साथ में ऐसे बच्चों का समाजीकरण अच्छे रूप से होता है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावनाएं आने लगती हैं। इसके विपरीत कुछ पेरेंट्स में विद्वेष की पहलू देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बात बात पर डांटना, फटकारना, बच्चे को नीचा दिखाना, मेहमान आए हैं तो मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती करना, ये सारी चीजें विद्वेष में आ जाती हैं। और जब माँ बाप के व्यवहार में विद्वेष हो तो बच्चे का समाजीकरण अच्छे रूप से नहीं हो पाता। दूसरा पहलू है प्रतिबंधकता अनुज्ञात्मकता। प्रतिबंधकता का मतलब है कि पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितनी रोक लगा रहे हैं वो बच्चे की एक्टिविटीज पर, प्रतिबंध कितने लगा रहे हैं। तो कुछ पेरेंट्स को हम देखते हैं जो बच्चों को कुछ भी अपने रूप से नहीं करने देते, हर बात पर रोक टोक, आनाकानी, कमी निकालना, प्रतिबंध लगाना, बच्चों को जकड़ कर रखना, ये सारी जो चीजें आती हैं ये आ जाती हैं प्रतिबंधकता में। और इसी के दूसरे एंड पर आ जाता है अनुज्ञात्मकता। कुछ पेरेंट्स ऐसी पालन पोषण की विधि अपनाते हैं कि बच्चों को टोटली फ्री छोड़ देते हैं कि तुमने जो चाहे करना है तुम करो। ध्यान में रहे बेटा, ये भी गलत है। बच्चों को कुछ हद तक स्ट्रिक्टनेस चाहिए होती है। टोटली अनुज्ञात्मकता करना यानी उन्हें टोटली छोड़ देना, उन्हें कुछ भी ना बताना कि बेटा क्या सही है क्या गलत, वो भी गलत है। बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है। तो इन्हीं पहलुओं को नजर में रखते हुए बॉमरिंड ने 1967 में कहा कि अच्छा पालन पोषण बच्चों का वो है जब परिवार ज्यादा हस्तक्षेप भी ना करे बच्चों के कार्यों में, उन्हें स्वतंत्रता दे मगर एक सीमा तक, एक हद के अंदर अंदर उन्हें आजादी दी जाए कि वो अपने कार्य स्वयं करें। इन सभी चीजों से बेटा समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा परिवार में कितने लोग हैं, परिवार का भौतिक वातावरण कैसा है, ये सारी चीजें अपना असर डालती हैं समाजीकरण पर।
दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें साथियों का समूह, जिसे हम कह देते हैं पीयर ग्रुप। एक बच्चा और बच्चों के साथ मिलकर एक टोली का निर्माण करता है, यानी एक ग्रुप बनाता है। एक ही टोली में या एक ही ग्रुप में अलग अलग परिवार के बच्चे होते हैं। इन बच्चों के साथ जो अलग अलग माहौल से आ रहे हैं, अलग अलग परिवारों से आ रहे हैं, जब एक बच्चा इन अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करता है, खेलता है, पढ़ाई करता है, तो उसके अंदर समाजीकरण के गुण पैदा होने लगते हैं। बच्चा प्राक स्कूल टोली बनाता है। 3 से 5 साल के बच्चे जब ग्रुप बनाकर खेलते हैं तो वो कैसे खेलते हैं? जैसे आओ घर घर खेलें, डॉक्टर डॉक्टर खेलें, चलो टीचर टीचर खेलते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे अलग अलग भूमिकाओं के खेल खेलते हैं, इसे हम कह देते हैं कल्पनात्मक खेल। दो बच्चे इकट्ठे खेल रहे हैं, एक डॉक्टर बन गया, एक पेशेंट बन गया, रोगी बन गया, और वो अलग अलग भूमिकाओं को पूरा कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं कल्पनात्मक खेल करना। तो इस कल्पनात्मक खेल के माध्यम से प्राक स्कूल टोली के बच्चों में समाजीकरण होता है। जब बच्चा प्रॉपर स्कूल में आ जाता है, बड़े स्कूल में आ जाता है, तो टोली का प्रभाव और भी अधिक पड़ने लगता है। कैसे? बच्चा लोकतांत्रिक बनता है, बच्चा सामाजिक सहयोग सीखता है, जिसे हम कहते हैं कि वो औरों के साथ मिलजुल कर कोऑपरेट करना सीखता है। वो अपने स्वार्थीपन से ऊपर उठना सीखता है और उसके अंदर एक प्रतियोगिता यानी हेल्दी कंपटीशन की फीलिंग आती है कि मुझे भी अच्छा काम करना है। साथियों के समूह में राजे 4 तरीकों से सीखना होता है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बच्चा अलग अलग परिवार से आने वाले बच्चों के साथ बातचीत करता है, खेलता है, इसके माध्यम से उसका सीखना होता है। दूसरी बात, बच्चे को लॉजिकल रूप से सोचना आता है, लॉजिकल रूप से चीजों को समझना आता है, इसे हम कहते हैं विवेकी अंतःकरण। तीसरा, उसमें सही सामाजिक मनोवृत्ति पैदा होती है, उसके अंदर ये भावना आती है कि समाज में कैसे रहना है। और आखिरी बात, जब हम अपने फ्रेंड से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है? इमोशनल लेवल पर हमें संतुष्टि मिलती है, जिसे हम कहते हैं सांवेगिक संतुष्टि। हमें अच्छा लगता है अपने उम्र के लोगों के साथ मिलना जुलना और बातचीत करना। तीसरा पॉइंट, स्कूल। ये बेटा आप सभी समझते हो कि स्कूल में सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि सामाजिक मूल्य, सामाजिक मानक, इन सभी के बारे में ज्ञान दिया जाता है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर समाजीकरण का पहला बीज बोया जाता है, एक तरीके से पहला ऐसा बीज जो पूरे जीवन भर बच्चे के समाजीकरण पर प्रभाव डालता है। क्या क्या चीजें हैं स्कूल की जो बच्चे के समाजीकरण पर असर डालती हैं? स्कूल की भौतिक संरचना, स्कूल के टीचर्स, बुक्स, माहौल, सभी का असर पड़ता है। दो मनोवैज्ञानिक बार्गर एंड ग्रम्प ने 1964 में एक अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि छोटे स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो पाठ्योत्तर कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। पाठ्योत्तर कार्य होते हैं बेटा बुक से हटकर जो कार्य होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, जैसे कंप्यूटर, जैसे अलग अलग क्विज कॉम्पिटिशन्स। ये जो अलग अलग पाठ्योत्तर, जैसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्योत्तर कार्यों में छोटे स्कूल के बच्चे अधिक रुचि लेते हैं। अगर क्लास में कम बच्चे हैं तो भी उनका समाजीकरण बेहतर होता है। अगर क्लास की संख्या बहुत ज्यादा है, क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो उनका समाजीकरण उतना अच्छा नहीं हो पाता जितने कम बच्चों में हो पाता है। अगली बात इसमें आ जाती है कि शिक्षकों के साथ जो बातचीत होती है उसका गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चे के समाजीकरण पर। जो शिक्षक पुरस्कारी और स्नेहमयी व्यवहार करते हैं उससे बच्चों का समाजीकरण बेहतर होता है।
पुस्तकों में जो पाठ पढ़े जाते हैं उनका असर पड़ता है। हमारी दुनिया में क्या भूमिका है, हमारा सोसाइटी में क्या रोल है, ये हमें पता लगता है। जैसे लड़कों में समस्याओं को समाधान करने की प्रवृत्ति जागरूक होती है, लड़कियों में विनम्रता जैसी क्वालिटीज पैदा होती हैं। ये सभी चीजें बेटा स्कूल के माध्यम से पूरी होती हैं। आस पड़ोस, हम सभी लोगों के घर के आसपास जो लोग रहते हैं, जब हम उनके साथ मिलजुल कर बातचीत करते हैं तो हम कितने नए तरह के व्यवहार सीखते हैं, क्योंकि आस पड़ोस के लोग एक ही एरिया में रहते हैं तो वो इकट्ठे बैठकर कितनी ही बार सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। इस विचार विमर्श के माध्यम से हमारे मनों में नए आदर्श पैदा होते हैं। वरना क्या होगा, अगर हम अकेले अकेले रह रहे हैं और हमारे आस पड़ोस में लोग नहीं हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स के लिए हम सोचेंगे चलो छोड़ो, क्या इसको नजरअंदाज कर देते हैं हम प्रॉब्लम्स को, जो उस एरिया की प्रॉब्लम्स होती हैं। पर जब 4 घरों के लोग मिलकर एक ही प्रॉब्लम से जूझते हैं तो उसका समाधान होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सभी बातों से तीव्र समाजीकरण मुमकिन हो पाता है। सहयोग, परोपकारिता जैसे गुणों का विकास भी तभी होता है जब हम अपने पास पड़ोस के लोगों के साथ अच्छा तालमेल रखते हैं। 5वां पॉइंट है बेटा, जो कि इंडिया के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जाति एवं वर्ग। जाति या वर्ग एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने सदस्यों को कुछ नियमों में रखती है। हर चीज पर जाति प्रथा का असर पड़ता है। शादी, पेशा, मित्र, कौन सा धर्म अपनाया गया है, हमारे कर्तव्य जिन्हें हम पूरा कर रहे हैं, जीवन के हर क्षेत्र पर जाति एवं वर्ग का असर पड़ता है। बेटा चाहे कोई शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, इसका प्रभाव यानी जाति और वर्ग का प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्ग 3 प्रकार के होते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। और इस जाति प्रथा और वर्ग से समाजीकरण में तीव्रता आती है। छठी बात है इसमें भाषा की। नेचुरल सी बात है बेटा कि अगर भाषा ही नहीं होगी तो हम आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे तो हमारा समाजीकरण भी मुमकिन नहीं है। तो भाषा के माध्यम से सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है उसके आसपास के लोगों की बातचीत को पहले 1-2 साल वो सिर्फ सुनता है, धीरे धीरे वो खुद बोलना शुरू करता है, क्योंकि उस भाषा के माध्यम से उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, उसकी बुद्धि बढ़ रही है। फिर वो खुद भी बोलना शुरू कर देता है, भाषा का उपयोग करने लगता है। हम एक दूसरे के विचारों को कैसे जानते हैं, मूल्यों को, आदर्शों के बारे में हमें कैसे पता लगता है कि सामने जो हमारे शख्स बैठा है उसके मन में क्या बातचीत है? भाषा के माध्यम से। तो ऐसा सारा भावनाओं का, विचारों का आदान प्रदान जो भाषा के माध्यम से होता है, उससे समाजीकरण में तेजी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाएं। किसी भी देश में उसकी गवर्नमेंट कैसी है, सरकार का रवैया कैसा है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है लोगों की समाजीकरण पर। अगर सरकार तानाशाही के रूप में काम करे, डिक्टेटर बन के काम करे, तो लोगों के मन में असुरक्षा, हीनता, विवशता जैसी नेगेटिव फीलिंग्स पैदा होंगी। और इसके विपरीत अगर सरकार एक कल्याणकारी एजेंट के रूप से काम करे तो जनता में आत्मविश्वास और सुरक्षा पैदा होगी। कितनी ही बार आर्थिक कार्यों के लिए सरकारी दफ्तर जाना होता है, बैंक, फैक्ट्री इत्यादि में जाना पड़ता है, जहां पर लोगों के साथ बातचीत करने से व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार बेहतर होता जाता है।
और इसी में धर्म के माध्यम से बेटा कोई भी शख्स सीखता है अच्छाई के रास्ते का महत्व। इससे नैतिकता उत्पन्न होती है। नैतिकता होता है मॉरल वैल्यूज, सही गलत की पहचान होना और उसके अनुसार कार्य करना। तो बेटा ये थे पॉइंट्स आपके जो कि समाजीकरण के माध्यम है या समाजीकरण के साधन है। इस तरह से हम देखते हैं कि समाजीकरण के बहुत से साधन हैं जिनसे व्यक्ति का समाजीकरण होता है। ये टॉपिक आपका यही खत्म होता है। इसके नोट्स मैंने आपको कल भेजे थे, वो नोट्स आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या चाहे तो आप इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं। ओके बेटा, स्टडी वेल एंड हैव अ गुड डे।